सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज वर्ष का अंत हो रहा है और 2024 को छोड़ करके 2025 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम आशा करते हैं कि नववर्ष जो है, जितनी भी समस्याएं हमारी 2024 की थी, उन समस्याओं का निदान करेगा और दुनिया में शांति स्थापित होगी। यही हम लोग कामना करते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित रूप में जो दुनिया के कर्णधार हैं और पॉलिटिशियंस हैं और विश्व के जो नेता हैं, उनको देखना चाहिए कि लड़ाई को एक्सकलेट ना करें, लड़ाई को बढ़ाएं नहीं। भारत ने भी अपना स्टैंड रखा है। भारत ने कहा कि हमारे जो हित हैं उनकी रक्षा सर्वोपरि है और हम भारत के हितों की रक्षा करेंगे। और आपने देखा कि उसी के तहत जो है, हमने सस्ते में तेल खरीदा और देश के अंदर सस्ते में तेल बांटा गया, मिला लोगों को। तो निश्चित रूप में ये बात आज दुनिया की समझ में आई है और एक बड़ी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट और एक शक्तिशाली रूप में पेश हुई है दुनिया के आगे। आपने जो सोने की चिड़िया के बारे में कहा, निश्चित रूप में भारत के अंदर सब संसाधन हैं, भारत के अंदर खनिज पदार्थ हैं, भारत के अंदर मिनरल्स हैं, भारत के अंदर तेल है और सही रूप में अगर हम उसका दोहन करें तो हमें फ़ायदा होगा। उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप में अगर हम समग्रता से देखें कि भारत के पास यूरेनियम के भंडार हैं, भारत के पास सोने के भंडार हैं, भारत के पास खनिज पदार्थ हैं, तो इनका अगर हम राइटली यूज़ करें और राइटली दोहन करें तो फ़ायदा होगा। विदेश में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, सोलर टेक्नोलॉजी, उसका भी दुनिया को लाभ मिल रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर हम छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाएं और अपने लाइट्स को एलईडी में कन्वर्ट करें, तो हम जितनी बिजली खर्च करते हैं उसका पैदावार खुद ही कर सकते हैं। सोलर पैनल से, सोलर सिस्टम से हम खुद ही बिजली बना करके उसको कर सकते हैं। जो सरप्लस बिजली होगी वो ग्रिड में चली जाएगी और आपको उसका चेक मिल जाएगा। आज वही स्कीम बड़ी पॉपुलर हुई है। हमारे उत्तराखंड के अंदर काफ़ी धूप रहती है और जहाँ जहाँ काफ़ी धूप रहती है इसका फ़ायदा मिला है। विंड टर्बाइन्स को हमने हार्नेस किया है और आप देखेंगे राजस्थान में और समुद्र के किनारे बड़े बड़े टर्बाइन्स लगाए गए हैं रेगिस्तान के अंदर, उससे भी बिजली पैदा हो रही है। तो निश्चित रूप में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से हम बिजली पैदा कर रहे हैं और हम न्यूक्लियर को थोड़ा दूर रखे हुए हैं, क्योंकि जो फुकुशिमा में और चेरनोबिल में जो हुआ उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में ये ऐसे एनर्जी के साधन हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे, अपनी शक्ति का सही उपयोग करेंगे, भारत के अंदर संगठन और उत्साह होगा देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए उत्साह होगा, तो निश्चित रूप में ये जो हमारा एक ड्रीम है कि भारत सोने की चिड़िया बने, ये साकार होगा। भारत के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने देखा कि जब हम लोग मिडल ईस्ट जाते हैं तो वो लोग भारत की तरफ देखते हैं, हिंद की तरफ देखते हैं और हिंद को बड़ा अच्छा मानते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपने से सटा हुआ म्यांमार को देखेंगे, आप थाईलैंड को देखेंगे, आप उसके बाद कंबोडिया को देखेंगे, इंडोचाइना को देखेंगे और उसके बाद वियतनाम को देखते हुए अगर आप इंडोनेशिया तक जाते हैं, तो आपको भारत की ही गौरवमय संस्कृति, जो रामायण की संस्कृति है और राम का जो चरित्र है, वही आपको वहाँ देखने और सुनने को मिलेगा। और उसके बाद बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो भारत से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और उससे पहले जो है रामायण युग का प्रचार प्रसार हुआ। तो आप देखेंगे कि अयोध्या जो है
आपके थाईलैंड के अंदर भी अयोध्या है और वहाँ के राजाओं का नाम राम से रखा जाता है। तो देखा जाए तो आप देखेंगे कि बाली के अंदर, मलेशिया के अंदर रामायण वो मंचन करते हैं रामायण का, और रामायण दिखाते हैं और प्रभु राम की गाथा गाते हैं। तो भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार सब जगह रहा और निश्चित रूप में आज योग का जिस प्रकार से प्रचार हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस प्रकार से योग को देखा गया है और सारे ही हमारे डिप्लोमेट्स ने, फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से योग को एक अंगीकार किया है, ये भारत की विशिष्टता, भारत की प्रमुखता और भारत के ज्ञान को दर्शाता है कि भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है, इस भावना को आगे रखा। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में अगर हम सही मायने में ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप में जो आपने जो कहा है वो स्वप्न हमारा साकार होगा। महाराज जी, पहले तो मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद। और महाराज जी, आपका भक्तजन तराई टूर दार्जिलिंग से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, आपका बहुत दिन से आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ के जनमानस के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आप और आपका संस्था क्या पहल कर रहे हैं, उसके थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना। हम लोगों की संस्था का काम धार्मिक काम है, आध्यात्मिक काम है, उसको हम करते हैं और गांव-गांव के अंदर उसको करते हैं। मानव धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। पर मुझे याद है कि पहले हमने नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए हमने एक पद यात्रा निकाली थी और आप ही के सिलीगुड़ी से हमने शुरू किया था और पैदल चलते हुए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग की पहाड़ियों से होते हुए हम लोग गंगटोक पहुँचे थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट में उसको रखा और सभी के सहयोग से 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को मान्यता मिली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है और भारत के अंदर रहने वाले नेपाली जो भाषा बोलते हैं वो भी अपने आप को भारत का नागरिक मान करके अपनी भाषा को बोलने का गौरवान्वित होकर के गर्व प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि हम लोग काम करें क्योंकि हमारा तो धार्मिक विशेषकर है। इसमें हमने मिशन एजुकेशन चलाया जिसमें कि हम गरीब बच्चों को जो सरप्लस बुक्स होती हैं या जैसे किसी ने अपनी कक्षा को पास कर लिया उसकी जो पुरानी किताबें हैं उनको लेकर के हम डोनेशन लेते हैं और डोनेशन का वितरण करते हैं। तो वही संसाधन लेकर के हम दूसरों में बांटते हैं। जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास नहीं है उनको बांटते हैं, जिनके पास है उनसे लेकर के, जिनके पास नहीं है उनको बांटते हैं। और अक्सर यहाँ हमारे जो श्रद्धेय जी हैं उन्होंने इस मामले को शुरू किया हुआ है, इस अभियान को शुरू किया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारी बैग जो कॉपी होती है उसमें 4-5 पन्ने भरे होते हैं, बाकी खाली होती है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आपका खाली है, अनयूज्ड है, उसको संग्रहित करके और उसकी बाइंड करके और उसकी किताब बना के किसी हम गरीब बच्चे को देंगे तो लाभ उठाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोयम्बतूर में एक महिला थी, उसने पुरानी किताबें अपने बच्चों की ली और एक बाइंडर के पास गई और उसने बाइंडर से कहा कि भाई इसमें से जो यूज्ड कागज़ हैं वो निकाल लो और जो बिल्कुल अनयूज्ड कागज़ हैं उनकी एक बाइंडिंग करके किताब बना दो। तो उसने कहा बीबी जी आप तो इतने पैसे वाली हैं, आप तो नहीं खरीद लेंगे, आप ही क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे श्रद्धेय जी ने कहा है कि जो अनयूज्ड है उसको इकट्ठा करना है और ये हम गरीब बच्चों को बांटेंगे। तो इतना प्रभावित हुआ बाइंडर जो था, उसने कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इसकी बाइंडिंग फ्री करूंगा, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। तो यही उत्साह हम चाहते हैं कि हमारे समाज में पैदा हो, जिससे कि समाज के अंदर, समाज में भला करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम आगे आएं। तो मिशन एजुकेशन हमारा बड़ा एक अभियान है। दूसरा हमने अभियान चलाया है मिशन मेडिसिन। कभी कभी हम दवाइयाँ खाते हैं, बची रहती दवाइयाँ अनयूज्ड होती हैं, एक्सपायर नहीं होती हैं पर अनयूज्ड होती हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको कलेक्ट करके उनको यूज़ किया जाए, डॉक्टर्स को दे करके जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँची वहाँ तक भेज करके उनका उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार के हमारे काम हैं। और स्वच्छता अभियान हमारा अभियान है जिसको हम करते हैं, प्लांटेशन हमारा अभियान है। तो सीमित संसाधन होने के कारण हम लोग इन कामों को करते हैं। महाराज जी, जिस तरह से अभी संसार भौतिक संसाधनों के पीछे बहुत जोर तोर से दौड़ रहा है, तो ऐसे में अध्यात्म को जानना
और भौतिक जो संसाधनों के पीछे दौड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आध्यात्म कितना जरूरी है, कितना नहीं, जानना? अध्यात्म बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हम जीवन में बैलेंस नहीं प्राप्त करेंगे, आपने देखा होगा कि ड्रग्स का बड़ा प्रचार हो रहा है और हमारे पड़ोसी देश जो है वहाँ ड्रग्स का बहुत प्रचार हो गया है। आप पंजाब को देखिए, कितना ड्रग्स का वहाँ प्रचार हो गया है। तो बच्चों को उससे बचाना है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं कि वो स्कूल्स यूथ्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं, और फिर वो जब आदमी एडिक्शन ले लेता है, एडिक्टेड हो जाता है, तो फिर वो नशा करना शुरू कर देता है। तो जीवन के अंदर अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, ताकि माता पिता की हम सेवा कर सकें, प्रणाम कर सकें। हम तो स्वयं सत्संग में सुनाते हैं कि भगवान राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, उनकी सेवा की। इस प्रकार से सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, ड्रग्स को हम ना लें, ड्रग्स का सेवन ना करें, एडिक्शन ना लें। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम चाहते हैं कि अध्यात्म को हम स्वीकार करें। अध्यात्म से हमारा जीवन बैलेंस्ड होगा, मजबूत होगा, यही हम कहना चाहते हैं। महाराज जी, महाराज जी, आप सद्भावना सम्मेलन के थ्रू से विश्व को सद्भावना का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वो विश्व में सद्भावना कैसे जागृत होगा? हम अपने परिवार में सद्भावना चाहते हैं, हम अपने गांव में सद्भावना चाहते हैं, हम अपने जनपद में सद्भावना चाहते हैं, हम अपने राज्य में सद्भावना चाहते हैं, और इसी प्रकार से हम अपने देश में सद्भावना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि पूरे विश्व में सद्भावना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तब इससे क्या होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, सद्भावना जो है, इसको अपना करके मैं समझता हूँ कि हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी इवॉल्व हो गई थी कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। विश्वात्मा प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रभु सबका भला हो, सब सुखी हो। अपने कास्ट के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने गोत्र के लिए नहीं कहा, सारे संसार के लिए कहा। और आज हम देखते भी हैं, अगर लड़ाई छिड़ी हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे स्कैर्सिटी हो जाएगी। पड़ोस के अंदर आपने देखा होगा कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेफ्यूजीज आते जा रहे हैं, तो बड़ी डेमोग्राफी बड़ी बदल जाती है। तो ये सब देखने की चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि सद्भावना स्थापित होगी तो विश्व में शांति होगी, शांति होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, विकास कर पाएंगे। तो महाराज लोग समझते हैं कि राजनीतिक विषमता को कैसे दूर किया जा सकता है जी। भारत की राजनीतिक विषमता? अभी विषमता मेरा प्रश्न नहीं है, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ और धार्मिक यहाँ सद्भावना सम्मेलन में आया हूँ, और ये प्रश्न मैं आज इसका जवाब नहीं दे पाऊँ। महाराज जी, अभी के दौर में ये देखा जा रहा है, नॉर्थ बंगाल में भी, और ताजा मामला बेंगलोर से भी आया था, आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें महाराज जी पारिवारिक कलह हो या जो भी हो, और खास करके इधर नॉर्थ बंगाल में महाराज जी टीनेजर्स, मतलब कुछ भी माँ पिताजी बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अध्यात्म का होना जरूरी है, अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल फोर्स हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम इसे रोक पाएंगे। महाराज जी, लोग समझते हैं कि राजनीति और अध्यात्म अलग अलग विषय है, लेकिन आप इसको समन्वय करके कैसे चल रहे हैं? नहीं, मैं तो समन्वय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेवा भाव रहता है, और सेवा भाव के कारण हम लोग जो है समय अपनी जो हमारा हेरिटेज है, खासकर उत्तराखंड के अंदर, उसको हमने प्राणवान किया है। और हमारे जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उनकी शीतकालीन यात्रा हमने शुरू की है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन यात्रा तो समाप्त हो गई। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि 6 महीने देवता पूजन करते हैं, बद्री विशाल का और केदारनाथ का, और 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। तो मनुष्यों की पूजा का समय समाप्त हो गया। अब पूजा जो है, यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा मुखमा में होती है, केदारनाथ की पूजा जो है ऊखीमठ में होती है, और बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो हम लोग शीतकालीन पूजा को काफ़ी महत्व दे रहे हैं। स्कीइंग को हमने आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि स्कीइंग अगर होगी तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, और इसलिए हमने काफ़ी प्रोत्साहन स्कीइंग में दिया है। यहाँ पर भी कंचनजंगा में पॉसिबिलिटी है, और भी जगह जहाँ पर स्नो पड़ता है बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिक्किम में पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेस्ट बंगाल में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक फंडिकुलर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें रेल गरारी पे चलती है,
और वो टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं आई क्योंकि ब्रिटिश ने जब हिंदुस्तान पे हुकूमत की तो उनके यहाँ जो पहाड़ थे वो लो लाइंग हिल्स थे, तो उनके यहाँ ट्रेन सीधे चढ़ती नहीं थी। अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है इंटरलाकन से रेल चलती है और वो सीधे गनारी पे चलती है। और यहाँ जब ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा, तो उसके आगे आदमी बैठा रहता है जो रेत डालता है ताकि स्लिप ना करे। पर अगर उसके बीच में हम गरारी लगा दें तो वो जो पहिया है उसका गरारी पे चलेगा तो वो ट्रेन फिसलेगी नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आ पाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इंटरलाकन में टिब्लिस में सीधे ट्रेन चढ़ जाती है। और एक दूसरी टेक्नोलॉजी है फर्नाकुलर टेक्नोलॉजी, वो भी गरारी की टेक्नोलॉजी है। 2 कैबिन होती हैं जिसमें 40 आदमी आ जाते हैं, एक कैबिन ऊपर जाती है, कैबिन नीचे आती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी, रोपवे की टेक्नोलॉजी अगर हम लाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे बहुत फायदा होगा। और आपके सिक्किम के अंदर एक रॉकेट, उसको कहते थे रॉकेट पोस्ट कहते थे, रॉकेट छोड़ करके और डाक भेजी जाती थी। तो इस प्रकार का भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता, बहुत पहले किया जाता था। तो मेरा कहने का मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमें उपयोग करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए मटेरियल को, ताकि हम रिसाइकल करके लाभ प्राप्त कर सकें। महाराज जी, जिस तरह से अभी सुबह सुबह चैनल खोलेंगे तो बहुत सारे बाबाएं, संत महात्माएं सत्संग सुनाते हैं। तो बहुत सारे बाबाएं जो चमत्कार भी दिखाते हैं, वो सत्संग में, वो चमत्कार में और मानव धर्म में जो सत्संग सुनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंट है? नहीं, चमत्कार का मतलब सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम जी रहे हैं और हम जिंदे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अपने आप को पहचाने, ये दूसरा चमत्कार है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवित है, ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। तो हम स्पिरिचुअलिटी पे स्ट्रेस करते हैं और निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार हो। आप भी अपने ध्यान करके अपने को एकाग्र करें। आपने भगवान शंकर जी की फोटो को देखा होगा, तो शंकर जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं और भगवान कृष्ण गीता के अंदर अर्जुन को ध्यान का ही उपदेश देते हैं। तो हम ध्यान पर स्ट्रेस करते हैं, मेडिटेशन पर स्ट्रेस करते हैं। और योग की भी परिभाषा यही है, चित्त वृत्ति दुर्दश्य योगा, कि द कंट्रोल ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड इज योग। तो अपने मन को एकाग्र करेंगे, हम योग को पूरा करेंगे और मन में हमारी शांति होगी। महाराज जी, आप माननीय सदगुरु भी है और आप पॉलिटिक्स में भी है। आप क्यों पॉलिटिक्स में आए? हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं थी। मैंने पदयात्रा की थी बद्रीनाथ से। उस पदयात्रा के दौरान हम लोग जो थे, हमारी एक जगह जो थी बहुत पिछड़ी हुई जगह थी। और जब हम यूपी में थे तो अक्सर ये देखा जाता था कि किसी भी डीएम को पनिश करना है तो उसको हमारे यहाँ भेज दिया जाता था। तो बेसिकली वी बिकेम अ पनिशमेंट पोस्ट। तो ये देख करके हमें लगा कि भाई ये बहुत पिछड़ा इलाका है और जैसे आपका अंडमान और निकोबार है, इस प्रकार से किसी को पनिश करना है तो बिल्कुल काला पानी भेज दो। तो फिर हमने कहा भाई हमारा भी विकास होना चाहिए और हमारा राज्य बनना चाहिए। तो उसको लेकर के हम चले, सफलता भी उसमें मिली। और निश्चित रूप में आप जानते ही हैं कि उसको बैलेंस करके हम लोग चल रहे हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ टेहरी डैम से बिजली बन रही है और वो बिजली पूरे भारत के अंदर पहुँचती है और भारत में उद्योग चलते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और बैलेंस करके हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।